वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेशन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किया है कि जो 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स हैं वो उन्हें इकट्ठा करके एक बना देंगे। वो 4 कौन से डिविजन्स हैं? पहला है डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल DFF, दूसरा है नेशनल फिल्म आर्कीव ऑफ इंडिया, तीसरा है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, और चौथा है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन 4 बॉडीज को अब इकट्ठा कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1975 में बनाया था ताकि इंडिया में जो मूवीज का डेवलपमेंट है उसे ऑर्गेनाइज किया जा सके, प्रमोट एंड प्लान किया जा सके। हेडक्वार्टर्ड है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। अब चारों फिल्म मीडिया यूनिट्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा ताकि जो रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से यूज किया जा सके और जो डुप्लीकेशन एक्टिविटी का उनको रोका जा सके। इस मर्जर के माध्यम से अब जो शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज के प्रोडक्शन का मैंडेट है वो अब NFDC के पास चला जाएगा। डायरेक्टली ये काम करेंगे, अब ये काम चारों एंटिटीज नहीं करेंगी। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में स्कीम है। सबसे पहले तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है? एक किसान है, उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन पर खेती करने के लिए उसे ज्यादातर काम मैनुअली करना होगा क्योंकि वो बहुत बड़ी मशीनरी का ना तो इस फार्म लैंड पे इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो बड़ी मशीन्स खरीद सके। यहाँ पे होगा क्या कि कई सारे किसान आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और वो सभी अपने फार्म्स को इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद वो बैंक वगैरह से लोन भी ले सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशन बना लेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। अब इन्हें बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाएगा और ये कंबाइंड रूप से इस पूरी जमीन पे खेती करेंगे जहां पर बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, इनपुट कॉस्ट कम आएगी और जो उसका प्रॉफिट होगा वो लैंड शेयर के बेसिस पे आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े लैंड पे खेती वगैरह करते हैं उन्हें FPO कहा जाता है। FPO जितने ज्यादा होते हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ जाती है और इनपुट कॉस्ट कम आती है। फर्दर क्रेडिट वगैरह लेना भी आसान हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये इनिशिएटिव है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एग्रीगेशन ऑफ टिनी मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स को इकट्ठा करने का पूरा प्लान होता है। 10,000 FPOs हमें बनाने हैं 2019-20 से 23-24 के बीच में, ये पूरा प्लान है। फर्दर सपोर्ट किया जाएगा हर FPO को कि वो 5 सालों के भीतर कम से कम उन्हें सपोर्ट किया जाता रहेगा। जो FPO होते हैं वो एक जेनरिक नेम है। मैंने आपको जो बताया कि उन्हें रजिस्टर कर दिया जाता है पार्ट 9A कंपनीज एक्ट के तहत या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के माध्यम से। जो FPOs होते हैं वो आपस में ग्रुप की तरह वर्क करते हैं और ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स को भी सपोर्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स सपोर्ट करेंगे ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन सकें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM स्कीम की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं ये स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में। हालांकि स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर न्यूज में रहती है। इनफैक्ट 2021-22 का जो बजट रहा उसमें यह कहा गया कि हम 1000 और जो मार्केट है उसे ENAM के साथ इंटीग्रेट करेंगे। फर्दर कोविड-19 के समय में भी ENAM काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा। तो ये स्कीम तो 2016 की है लेकिन अक्सर न्यूज में रहती है, इसलिए आप इसके बारे में जरूर से जानते रहिए।
नोडल मिनिस्ट्री वही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। इसके माध्यम से एक डिजिटल फॉर्मेट में हम एग्रीकल्चर मार्केट को यूनिफाई कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे बायर्स और सेलर्स जान पाएंगे, किसान बता पाएंगे कि वो इतना फसल इस ये जो ग्रेन टाइप है इसे इतने में बेच रहे हैं, और सेलर्स बिड कर सकते हैं कि भाई मैं आपका इतने में ले लूंगा, मैं आपका इतने में ले लूंगा। उसके बाद उन्हें एपीएमसी मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज एपीएमसी मार्केट के जो बिडर्स हैं वो यहीं पर ऑनलाइन उनके सामान को या फिर जो उनका ग्रेन है उसको ऑक्शन कर लेंगे। ई नैम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, समझ में आ गया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे एपीएमसी मंडी को लिंक किया जा रहा है। तो यहां पर जो स्टेट लेवल पे सबसे पहले इसे फिट किया जाएगा, फिर हम इसे पैन इंडिया लेवल पे लेके चले जाएंगे। ये मार्केटिंग या ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन कर देगा और वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करेगा। फर्दर बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज होगी फार्मर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। मतलब फार्मर्स अपना अनाज बेच पाएंगे, सेलर्स अच्छे दाम पर सीधे किसानों से जो फसल है उसे ले पाएंगे, और जो बीज बिचौलिए हैं उनसे भी बच पाएंगे। इससे प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और किसानों को ज्यादा फायदा होगा। ई नैम पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है और इसे इंप्लीमेंट कर रहा है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी कि SFAC। ई नैम पोर्टल जो है वो एक सिंगल विंडो सर्विसेज की तरह काम करता है, जहां पर एपीएमसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सर्विसेज किसानों को एक साथ मिल जाती हैं। कवरेज की बात करें तो देखिए 1000 जो मार्केट है 18 राज्यों और 3 यूटीज में अभी तक ई नैम से लिंक हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, 2021-22 के बजट में कहा गया कि हम 1000 और मंडीज को इससे लिंक करेंगे। कोविड-19 के समय में ई नैम बहुत काम आया, जहां पर हमने वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल को इससे लिंक कर दिया। जैसे अनाज जो किसान या फिर सब्जियां फल जो वेयर हाउस में रखते हैं, वो सीधा उसकी रिसीट को निगोशिएट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे लोन ले सकते हैं, या फिर उसे ही बेच भी सकते हैं। जो FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेडिंग मॉड्यूल्स हैं, वो जो उनका सेंटर है, कलेक्शन सेंटर है। जैसे कि FPO मैंने आपको बताया था कि कई सारे फार्मर्स इकट्ठा होकर अनाज उगा लेते हैं, फिर उसे एक कलेक्शन सेंटर पे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो एपीएमसी मंडी में जाने के बजाय अपने कलेक्शन सेंटर से ही सीधा जो सेलर्स हैं उन्हें अपना जो अनाज है वो ई नैम का इस्तेमाल करके बेच सकते हैं, उन्हें एपीएमसी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये कई सारे फायदे ई नैम के हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रैमी अवार्ड के बारे में। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। अभी वर्तमान में रिकी केथ जी को, जो कि इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। इसे प्रेजेंट किया जाता है रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। अगर किसी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अटेन करी है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की पहली स्कीम कवर करेंगे, दैट इज नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? A आयुर्वेदा, Y योगा एंड नेचुरोपैथी, U यूनानी, S सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। यहां पे मामला ग्रिड का है। ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जिसमें कई सारी चीजों को कनेक्ट किया जाता है। इस शब्दावली का इस्तेमाल बेसिकली आपने इलेक्ट्रिफिकेशन के केस में देखा होगा, लेकिन यहां पर आयुष को ग्रिड किया जा रहा है, यानी कि कनेक्ट किया जा रहा है। मामला साफ है, इसमें कई सारी चीजों को हम जोड़ेंगे। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। यहां पर हम सभी आयुष फैसिलिटीज को एक जगह पे लेकर आएंगे, जिसमें शामिल हैं हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, और इस ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पूरे आयुष सेक्टर को डिजिटलाइज कर देंगे, ताकि हर लेवल पे जो आयुष सर्विसेज हैं, चाहे उसमें मेडिकेशंस वगैरह आते हो या रिसर्च एंड एजुकेशन हो, उसे हम एक जगह पे दे सकें। जो इनिशिएटिव है, इसके तहत आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा और योगा लोकेटर मोबाइल ऐप भी इसमें शामिल रहेगा। इसके तहत देखिए 12,500 आयुष सेंटर्स डेवलप किए जा चुके हैं और आने वाले समय में 12,500 और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए जाने हैं 2023-24 तक, जो कि आयुष से बिलोंग करेंगे। 3,399 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आने वाले 5 सालों में। सभी स्टेक होल्डर्स को इससे फायदा होगा और इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है वो भी इंप्रूव करेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। हमारे यहाँ बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लोगों के पास है। जरूरत है कि हम उसे डिजिटल मोड में प्रिजर्व कर लें। नहीं हो सकता है वो खत्म हो जाए या किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति उसी नॉलेज के ऊपर पेटेंट ले ले। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल रिपोजिटरी बना रहे हैं भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये काम कर रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जो भी खर्चा आएगा केंद्र सरकार करेगी। इसके माध्यम से हम भारत में ना केवल ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि एक ग्लोबल रिपोजिटरी भी तैयार कर रहे हैं, ताकि जो भारत में इस संबंध में इंफॉर्मेशन है हम उसे प्रिजर्व कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत में ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कि डिसीज को कैसे डायग्नोज करते हैं, जो वेटरनरी मेडिसिन हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, फूड या कॉस्मेटिक्स को लेकर जो जानकारियां हैं, या मेटलर्जी को लेकर जो जानकारी है, फर्दर जो बाकी के ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे आर्किटेक्चरल स्टाइल, मेटलर्जी, पेंटिंग, कार्विंग, टेक्सटाइल, इसको लेकर जो जानकारी हमारे पास है हम उन्हें डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लें और
उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। ये जो रिपोजिटरी है ये 5 लैंग्वेजेस में तैयार की जा रही है, जिसमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश शामिल है। प्रोजेक्ट को 2001 में शुरू किया गया था और अभी हाल ही में इसके 20 साल कंप्लीट हुए हैं, कुछ समय पहले, ठीक है, मतलब 2021 में ऑब्वियसली। यहां पर वही नॉलेज की मिस अप्रोप्रिएशन को हम रोककर एक बेसिक इंफ्रा तैयार कर रहे हैं, जहां पर जो इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस हैं दूसरे देशों में, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर कोई और पेटेंट ना ले ले। जो टीकेडीएल का डेटाबेस है उसमें लगभग 3.9 लाख फॉर्मुलेशंस या प्रैक्टिसेस को हमने शामिल किया है, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और स्वारिप्पा से जुड़े हुए हैं और योगा से, ठीक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक कमेटी के बारे में है, अश्विनी वैष्णव कमेटी। ये एक एडवाइजरी कमेटी है जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कैसे बढ़िया से हो सकती है उसके बारे में बनाई गई है। अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं। कमेटी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि किस प्रकार से हम अपना पूरा जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है उसे स्ट्रक्चर करें, इफिशिएंट बनाएं या स्ट्रेटेजिकली उसे इंप्रूव करें, गाइडलाइंस दें, ताकि जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट करके भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स के बारे में है। 2022-23 के बजट में बात की गई थी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अपने आप में एक पूरा सेगमेंट है, पूरा सेक्टर है जिसका इस्तेमाल मीडिया हाउसेस के द्वारा भी किया जाता है और गेमिंग की इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत फ्लरिश्ड है। एवीजीसी के पूरे सेक्टर में इंडिया दुनिया में 5 जो टॉप की कंट्रीज हैं उनमें आता है। तो अभी हाल ही में इसे प्रमोट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी, और भी कई से मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज इसमें शामिल होंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन सभी के सचिव इसका हिस्सा होंगे। जो टास्क फोर्स है ये कई सारी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेगा और राज्य सरकारों के साथ भी, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कुछ एजुकेशनल बॉडीज भी होंगी जैसे कि एआईसीटीई, एनसीईआरटी, और कुछ इंडस्ट्री बॉडीज भी होंगी जैसे कि फिक्की और सीआईआई। इनका बेसिक प्लान ये होगा कि एवीजीसी पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। जो करिकुलम फ्रेमवर्क है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें भी लोगों को एवीजीसी पूरे सेगमेंट के बारे में जानकारी दी जाए। स्किल इनिशिएटिव्स लिए जाए ताकि लोगों को बताया जाए पूरा सेक्टर कैसे वर्क करता है, उनके पास स्किल होगी तो उन्हें जॉब्स मिलेंगी। प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाए। फर्दर इस पूरे सेगमेंट में एफडीआई को भी अट्रैक्ट करने का प्लान है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में है। आपके मन में भी कई बार इच्छा होती होगी कि मैं बॉर्डर एरियाज पे जाऊं और देखूं कि हमारे जो बीएसएफ के सोल्जर्स हैं वो किस कंडीशन में हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। इंडो पाक बॉर्डर जो गुजरात का ये जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया के लिए मल्टीपर्पज टूरिज्म प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डायरेक्ट गाइडेंस में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है इसके माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लोगों को कि वो बॉर्डर एरियाज में जा सकेंगे और बीएसएफ पर्सनल कैसे काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो कितने टफ इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, देश को प्रोटेक्ट करते हैं, उस चीज को वो रियलाइज भी कर पाएंगे। सभी प्रकार की टूरिस्ट फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल होंगी, जिसमें उनको एक स्पेशल अट्रैक्शन मिले उस एरिया में जाकर विजिट करने को लेकर। 1,25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। आज भारत नेट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्टिव ये है कि 100 Mbps से स्पीड वाली जो बैंडविड्थ का इंटरनेट है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसे हमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है। 2022 तक सभी विलेजेस को हमें कनेक्ट कर देना है ब्रॉडबैंड इंटरनेट से। डिजिटल फाइबर मैप हम तैयार करेंगे, इंफ्रा डेवलप करेंगे और जो क्वालिटी सर्विस है मोबाइल इंटरनेट की उसे इंप्रूव करेंगे। ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स तैयार किया जाएगा ये देखने के लिए कि इंटरनेट सर्विसेज किस प्रकार से कितनी अच्छी क्वालिटीज पे कहाँ दी जा रही है। इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से, और वो जो व्हीकल है उसका नाम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत काम करती है। इसमें जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से लाया जाएगा। इस फंड में पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है टेलीकॉम कंपनीज। इसके माध्यम से हम ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई गवर्नेंस इन सबको भी बढ़ावा दे पाएंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट को NOFN भी बोलते हैं, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। पहला फेज इसका 2017 तक था जिसमें हमें 1 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना था। दूसरा फेज 2019 तक 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए, और तीसरा फेज अभी रनिंग है 2023 तक के लिए। ये सारी बातें भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। दैट इज ऑफ स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। एक इंडेक्स है जो राज्यों में एनर्जी और क्लाइमेट को लेकर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन्हें ट्रैक करेगा। नीति आयोग ने इस इंडेक्स को लॉन्च किया है। इसे आप शॉर्ट में सेकी बोल सकते हैं, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये पहला इंडेक्स है
जो राज्यों में और यूटीज में ट्रैक कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर एनर्जी सेक्टर में राज्य किस प्रकार से एफर्ट्स लगा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टेट्स को रैंक करें उनके एफर्ट्स यानी कि प्रयासों के आधार पर कि वो एनर्जी एक्सेस कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, एनर्जी के कंजम्पशन को कैसे इफिशिएंट बनाया जा रहा है, एनर्जी इफिशिएंसी कैसे मेंटेन हो रही है, और हम एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश किस प्रकार से कर रहे हैं। फर्दर हमें मदद भी करनी है राज्यों की, ताकि स्टेट लेवल पे हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इफिशिएंट और क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हमें एक हेल्दी कंपटीशन को भी इंकरेज करना है राज्यों के बीच में कि वो राज्य तो ज्यादा अच्छा एनर्जी के फील्ड में कर रहा है या क्लाइमेट की फील्ड में कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। काइंड ऑफ कंपटीशन आएगा जिससे हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। टोटल हैं 6 पैरामीटर्स। पहला है डिस्कॉम परफॉर्मेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं वो कितनी इफिशियंसी से वर्क कर रही हैं। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो कितने रिलायबल हैं और कितने अफोर्डेबल हैं, बहुत महंगे तो नहीं है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स किस प्रकार से राज्य ले रहे हैं। एनर्जी का जो भी यूज हो रहा है वो कितना इफिशियंट है। एनवायरमेंट को हम पोल्यूट तो नहीं कर रहे, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। यहां पर राज्यों को उनके साइज के आधार पे और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज में कैटेगराइज करके उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। बड़े राज्यों को छोटे राज्यों के साथ कंपेयर करना भी तो उचित नहीं है ना। बड़े राज्यों में नंबर 1 पे रहा गुजरात, फिर नंबर आया केरला और पंजाब का। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बॉटम में है। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, फिर नंबर त्रिपुरा और मणिपुर का भी आता है। यूटीज में टॉप पर रहा चंडीगढ़, फिर नंबर दिल्ली, दमन एंड दीवन, दादर एंड नगर हवेली का आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल EBCAS प्रोजेक्ट के बारे में है। पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड होती है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की। जो BCAS है यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि नेशनल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को स्टैब्लिश, डेवलप, इंप्लीमेंट, मेंटेन और रिव्यू करें कि वो बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा एविएशन सेक्टर सेफ है या नहीं। ये सिविल एविएशन ऑपरेशंस को अनलॉफुल इंटरफेरेंस से बचाता है, थ्रेट्स को टैकल करता है, सेफ्टी को इंश्योर करता है, रेगुलरिटी और इफिशियंसी भी फ्लाइट्स पर जो होती है उसे भी फोकस करता है। अभी इसे EBCAS में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब इसे E-गवर्नेंस के अंडर में ला दिया गया है। यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स इस प्रोजेक्ट में इंगेज हो पाएंगे। ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। फर्दर जो सारी प्रक्रिया होगी वो डिजिटल हो जाएगी, फास्ट अप्रूवल्स मिलेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी इसकी पहली फ्लाइट को रन कर दिया है। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ये मल्टीपर्पज मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। इसे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी नाम दिया गया है। इसे डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एक्चुअली में ये जो एयरक्राफ्ट है, इसकी जो टेक्नोलॉजी थी पहले एक जर्मन फर्म के पास हुआ करती थी। बाद में उस जर्मन फर्म ने इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर कर दी और अब इसे हेल भी डेवलप करता है। 17 सीटर एयरक्राफ्ट है, दिन और रात दोनों में ऑपरेट कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसे टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती नहीं है। बहुत ही कम जगह में ये लैंड कर सकता है और जल्दी लैंड कर सकता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि बहुत भारी नहीं होता, बहुत कम लोगों को कैरी करता है, तो जो सेमी प्रिपेयर्ड रनवे होता है वहां पर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। बहुत हाई प्रोफाइलिंग वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग रनवे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। शुरू में तो इसे डिब्रूगढ़ जो आसाम में है से पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहां पे ऑपरेट किया जाएगा और फाइनली इसे आसाम के लीलावाली तक हम एक्सटेंड कर देंगे। फर्दर जो उड़ान हमारी स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उसमें भी हम इसे डिप्लॉय करेंगे। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो बहुत डेवलप नहीं है, वहां पर हम एयर कनेक्टिविटी इंश्योर तो करना चाहते हैं लेकिन वहां पर ट्रैफिक कम है, तो ऐसे कम सीटर एयरक्राफ्ट वहां पे काफी ज्यादा फिजिबल हो सकते हैं। अलायंस एयर जो कि एक पब्लिक सेक्टर एयरलाइन कंपनी है, वो इस डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाली है। इस लिहाज से फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन ये बन जाएगी जो इंडियन मेड एयरक्राफ्ट का सिविल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने लगेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 डिस्कस करते हैं। हमेशा न्यूज में रहता है। स्कीम बहुत पुरानी है लेकिन काफी पॉपुलर स्कीम है, तो अक्सर न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस एक्ट के माध्यम से हमने इंश्योर किया कि जो 75% रूरल पॉपुलेशन है और 50% अर्बन पॉपुलेशन है, हम उन्हें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से ग्रेन्स देंगे, अनाज देंगे, ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे। इस तरीके से हमने लगभग भारत की 2/3 पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी के एम्बिट में ला दिया।
जो एलिजिबल हाउस होल्ड हैं, ये उनका लीगल राइट है कि उन्हें अनाज मिले सेंट्रल इशू प्राइस पे, मतलब बहुत ही कम दाम पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे। 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन। जो अनाज दिया जाता है वो 5 kg पर पर्सन पर मंथ के बेसिस पे दिया जाता है। जो कीमत होती है वो राइस के लिए 3 रुपए पर केजी, वीट के लिए 2 रुपए पर केजी और कोर्स ग्रेन के लिए 1 रुपए पर केजी होती है। इसके पहले एक योजना चला करती थी, अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें हर परिवार को जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं 35 kg अनाज दिया जाता था। वो योजना लागू रहेगी, इसके आने के बाद वो ख़त्म नहीं होगी। फर्दर यहाँ पर केवल फूड सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया गया है, बल्कि जो मैटरनल हेल्थ है उस पर भी ध्यान दिया गया है। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उसके बच्चे के पैदा होने के 6 महीने बाद तक एंटाइटल्ड होंगी कि वो एक मैटरनिटी बेनिफिट अटेन करें, जो 6,000 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6,000 रुपए तक का यहाँ पर अमाउंट दिया जाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मील दिया जाता है, जो भी न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे। बाकी फूड ग्रेन्स या मील्स की अगर सप्लाई सरकार नहीं कर पाती है तो फिर सरकार को फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई स्कीम। आर्टिकल है वो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के बारे में है। तो क्या होगा इस विंड रिपोर्ट में? क्या यहाँ ये बताया जाएगा कि किस देश में हवा तेज चलती है और किस देश में धीमे चलती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट में बताया जाता है कि विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस की क्या स्थिति है दुनिया भर में, कुल मिला के विंड एनर्जी कितना इंप्रूव कर रहा है। हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और इसे रिलीज किया जाता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। यहाँ पे कुछ बहुत ही अलार्मिंग बातें बताई गई हैं। ये कहा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने क्लाइमेट चेंज के जो भी टारगेट्स एंड गोल्स हैं, जैसे हमारा टारगेट पेरिस क्लाइमेट चेंज में ये है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम अपना ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो वर्तमान में जो भी विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं हमें उन्हें 4 गुना बढ़ाना होगा। 94 GB इंस्टॉल हमने किया GW बेसिकली 2021 में, तो 94 गीगावाट जो इंस्टॉलेशंस है उसकी तुलना में हमें इसे 4 गुना बढ़ाना होगा, तब हम अपने टारगेट्स को मीट कर पाएंगे। हमें ज़रूरी होगा कि हम जो भी इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें एम्पलीफाई करें। ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पे प्री इंडस्ट्रियल एरा पे, तो जो कि पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट है। फर्दर हमें 2050 तक नेट जीरो एमिशन भी अटेन करना है, जिसमें हम जो भी एमिशन करते हैं उतना एक्विवेलेंट हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी प्रयास करेंगे। जो न्यू ऑफशोर इंस्टॉलेशंस हैं 2022 में वो डिक्लाइन किए हैं 2019 और 20 की तुलना में। चाइना में इंस्टॉलेशंस कम हुए हैं, इसी की वजह से जो ओवरऑल रिडक्शन है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। जो मार्केट ग्रोथ है वो उम्मीद है कि 2023 तक एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ेगा और 2026 तक हम 30 गीगावाट का जो मार्क है उसे अचीव कर पाएंगे। जो ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेशन है उसे इंक्रीज करके हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के रूप में, जो कि विंड पावर एनर्जी के फील्ड में काम करता है और इस पूरी इंडस्ट्री की यूनाइटेड वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारा मामला तो इस रिपोर्ट के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैलकॉम आदिसेशिया अवार्ड के बारे में है। इंडिया के काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर रहे हैं प्रभात पटनायक जी, उन्हें हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड मैलकॉम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा मिलकर दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति ने डेवलपमेंटल स्टडीज में बढ़िया काम किया है तो। मैलकॉम साहित्यनाथम आदिसेशिया ये इंडिया डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेटर रहे थे। 1976 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो भी लोगों के राशन कार्ड हैं हम उन्हें आधार के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, एक फैमिली है जो जॉब के पर्पज से चली गई दिल्ली या फिर मुंबई या फिर पुणे, वो वहाँ पर जॉब करने के लिए गए हैं, जॉब मिली कि नहीं मिली या मिली भी, तो जब वो गांव में रहा करते थे तो उन्हें पीडीएस से अनाज मिल जाता था, मतलब खाने की उतनी दिक्कत तो नहीं होती थी। लेकिन वो शहर में जब काम करने के लिए चले गए तो काम अच्छा मिला कि नहीं मिला, लेकिन उनका ये पीडीएस का अनाज तो कट गया, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते थे। सरकार ने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कोई अरेंजमेंट कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाए कम से कम उसे वहाँ अनाज तो मिल ही जाए। इसके लिए हमने उनके जो राशन कार्ड था उसको आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, आधार सीडिंग कर दी। तो जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कहीं भी हों अपनी राशन कार्ड के माध्यम से आधार का इस्तेमाल करके अनाज ले सकते हैं। इससे जो माइग्रेशन होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसके बाद व्यक्ति ज़्यादा दबाव में नहीं आएगा, उसे कम से कम खाने की व्यवस्था तो रहेगी ही अगर वो जॉब के पर्पज से गए हैं तो।
हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी परफॉर्मेंस अक्सर खराब रहती है। भारत में कई सारे लोग भूख से मरते हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कदम उठाया गया। आधार सीडिंग इस्तेमाल की जा रही है ताकि बेनिफिशियरी आसानी से अपना अनाज ले सके, किसी दूसरे राज्य में जाके, और फ्रॉड की कंडीशन ना आए। बजट 2021-22 में बताया गया कि ONORC में जो 32 स्टेट्स एंड यूटीज हैं उन्होंने खुद को शामिल कर लिया। आने वाले समय बाकी के 4 राज्यों ने भी या यूटीज ने भी खुद को इसका हिस्सा बना लिया। सरकार राज्यों को इंसेंटिवाइज भी करती है कि इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट आर्टिकल है वो नाटो के इनलार्जमेंट के बारे में है। रशिया ने एक बार फिर से फिनलैंड और स्वीडन को वार्न किया है कि अगर उन्होंने नाटो को ज्वाइन करने की कोशिश की तो इससे यूरोप की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। मतलब साफ था, रशिया अटैक करेगा फिनलैंड और स्वीडन को भी, जैसे कि उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रखा है। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहता किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट नाटो में। जो भी कंट्रीज उसके आसपास की हैं वो उसे नाटो की उसके बैकयार्ड में एंट्री के रूप में देखता है। रशिया ने यह कहा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करते हैं तो वो उनके आसपास के रीजन में अपने लैंड, नेवल और एयरफोर्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, स्पेसिफिकली बाल्टिक सी के रीजन में, ताकि उन्हें रोका जा सके। रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेट तक दे डाला। उसने ये कहा कि हमारे पास हो सकता है कि इतने रिसोर्सेस ना हो, इतनी आर्मी ना हो, क्योंकि हम एक वॉर में ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। तो हो सकता है कि स्वीडन और फिनलैंड को काउंटर करने के लिए वो न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करे। रशिया ने एक प्रकार से दुनिया को न्यूक्लियर वॉरफेयर की चेतावनी दे दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो ज्वाइन करते हैं तो न्यूक्लियर वॉरफेयर का खतरा बना रहेगा। इसे डेफिनेटली ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और इस पर निश्चित तौर पे लोगों को चिंता तो होनी ही चाहिए। रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो टेंशंस हैं वो तब से ही बनी हुई हैं जब यूक्रेन के ऊपर हमला करके क्रीमिया को कब्जे में ले लिया था व्लादिमीर पुतिन ने या फिर रशिया ने। इसके रिस्पॉन्स में नाटो ने आसपास के देशों में जो कि रशिया के एग्रेशन को लेकर वल्नरेबल हैं अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया, या फिर उन्हें वो रीइंफोर्स करने लगे, उन्हें थोड़ी ज्यादा ताकत देने की कोशिश करने लगे। रशिया इस बात को लेकर काफी ज्यादा सशंकित है। वो नहीं चाहता कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो और वो यूक्रेन की मेंबरशिप का भी सख्ती से विरोध कर रहा था। यूक्रेन का जो एक स्टांस था कि उसे नाटो की मेंबरशिप लेनी ही है, एंड दैट इज द रीजन कि उसने रशियन एग्रेशन को भी इनवाइट किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट नाटो इनलार्जमेंट। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ऑयल बॉन्ड्स के बारे में है। फाइनेंस मिनिस्टर से देखिए, इस समय ऑयल के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, परेशान भी हैं और कई सारे लोग सरकार से नाराज भी हैं। जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो केवल ऑयल को प्रभावित नहीं करते, वो हर उस कमोडिटी को प्रभावित करते हैं जिनको ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसमें ऑयल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहां भी यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, चूंकि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो लगभग हर चीज के दाम बढ़ने लग जाते हैं। निश्चित तौर पे इस बारे में सरकार से सवाल पूछा जाएगा और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया। सरकार इस समय मैसिव क्रिटिसिज्म फेस कर रही है ऑन हाई ऑयल प्राइसेस। इस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब भी दिया। उनका यह कहना है कि वो टैक्सेस को कम करके ऑयल के प्राइसेस को कम नहीं कर सकती। इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को कम करने के लिए ऑयल बॉन्ड्स दे रखे हैं और उन ऑयल बॉन्ड्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इससे सरकार का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है जिसे वो ऑयल के प्राइसेस में से ही पे करते हैं। तो चूंकि ऑयल बॉन्ड्स जो इशू किए गए हैं प्रीवियस गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसकी पेमेंट के लिए ऑयल पर उन्हें टैक्स लगाना ही होगा, इसलिए वो ऑयल के प्राइसेस को गिरा नहीं सकते टैक्सेस को कम करके। तो कुल मिला के एक बार फिर से आरोप को प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर ट्रांसफर किया गया। देखिए, क्रिटिक्स का जो मानना है, उनका यह कहना है कि जो सरकार है वो ऑयल बॉन्ड्स के लिए जो पे करती है वो इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि उसके लिए सरकार को इतना ज्यादा टैक्स करना पड़े। यहां पर देखिए, जब भी ऑयल के प्राइसेस आप पे करते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट तो होता है कि ऑयल का प्राइस खुद, जो क्रूड ऑयल होता है, जो सरकार दूसरे देशों से परचेज करने के लिए पे करती है, वो आपसे लिया जाता है। फर्दर ऑयल के प्राइसेस के ऊपर जो ओरिजिनल प्राइस है, कई तरीके के टैक्सेस लेवी किए जाते हैं बेसिक प्राइस पे, और उन टैक्सेस को भी आपसे लिया जाता है। इस वजह से जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये दोनों मिलकर रिटेल प्राइस बनाते हैं, मतलब ऑयल का जो ओरिजिनल प्राइस है प्लस जो टैक्सेस हैं। जो टैक्स हैं वो एक प्रोडक्ट या जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फर्दर डीजल, पेट्रोल या बाकी की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी वेरी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान में जो टैक्सेस हम पेट्रोल के लिए देते हैं वो जो प्राइस आप पे करते हैं उसका 50% होता है। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है पेट्रोल का वो 50% और 50% आप उस पर टैक्स देते हैं। डीजल में आप 56% डीजल का प्राइस देते हैं और 44% टैक्सेस पे करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा डीजल और पेट्रोल पर आप टैक्सेस के फॉर्म में पे करते हैं।
अभी ऑयल बॉन्ड्स का मामला क्या है जिस पर सरकार यह कह रही है कि वो दाम नहीं घटा सकते? देखिए, फ्यूल प्राइसेस जब कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, तो सरकारें ऑयल मार्केटिंग कंपनी से क्या बोलती हैं कि आप कम करिए जो डीजल या पेट्रोल है उसका दाम, फ्यूल प्राइस कंज्यूमर्स को कम चार्ज करिए। ऑयल कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर सरकार को जरूरत होती है कि वो ऑयल कंपनीज को इंसेंटिवाइज करें, वो बोलें कि आप लोगों से कम पैसे चार्ज करिए, जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। लेकिन ये बात तो ले दे के वही पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल के दाम कम करने के लिए कुछ कंपनसेट किया। सरकार उस पैसे को भी तो किसी न किसी दूसरे रूप में लोगों के ऊपर टैक्स पे करके ड्रॉ करेगी, वापस से लेगी। तो वो तो बात वही पड़ गई कि आप ऑयल के प्राइसेस महंगे खरीदें या सरकार को किसी दूसरे रूप में ज्यादा टैक्स दें। अब इससे बात बनती नहीं है कि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पैसे दे दो और उनसे बोलो कि वो ऑयल के प्राइसेस कम कर दें, क्योंकि सरकार वो पैसा फिर दूसरे तरीके से लोगों से ही कंपनसेशन के तौर पे ले लेगी। यहां पर ऑयल बॉन्ड्स का मामला आ जाता है ताकि सरकार लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाए और ऑयल के प्राइसेस को कम कर दे। अब ये कैसे किया जाता है? ऑयल बॉन्ड्स में ये कहा जाता है, यहां पर मामला आता है आईओयू का। आईओयू का मतलब होता है आईओयू। आईओयू का मतलब होता है कि ये उधार रहा। ऑयल बॉन्ड्स जो होते हैं वो आईओयू के फॉर्म में इन ऑयल कंपनीज को दे दिए जाते हैं। इनसे कहा जाता है कि आप ऑयल के दाम कम कर दीजिए, इसके लिए हम आपको इमीडिएटली कुछ पे नहीं करेंगे, हम आपको दे देते हैं ऑयल बॉन्ड्स। आप इन ऑयल बॉन्ड्स को अपने पास रखिए, जब ये 10 साल बाद मैच्योर हो जाएंगे तो हम इसमें जो भी अमाउंट लिखा गया है जो आपको कंपनसेट करने के लिए हम देना चाहते हैं वो हम दे देंगे। लेकिन ऑयल कंपनीज बोलेंगी कि ये पैसा तो आप हमको बहुत दिन बाद देने वाले हैं। सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने उन्हें 1000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स दे दिए, ये बोलकर कि ये आपका कंपनसेशन अमाउंट है और आप ऑयल के दाम कम कर दीजिए। वो बोलेंगे ये अमाउंट तो हमको 10 साल बाद मिलेगा ना, अभी तो मिलेगा नहीं, तो अभी का हम क्या करें? सरकार कहती है कि हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे हर साल। मतलब हर साल हम आपको 80 करोड़ रुपए दे देंगे और ये 1000 करोड़ रुपए हम आपको 10 साल बाद दे देंगे, आप ऑयल के प्राइसेस कम कर दीजिए। अब इसको इस्तेमाल करके सरकार को इमीडिएटली लोगों को टैक्स नहीं करना पड़ता और ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ऑयल के प्राइसेस को नीचे रखने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करी है, लेकिन ये ऑयल बॉन्ड्स कभी न कभी तो मैच्योर होंगे और इनका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये आज देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, दैट्स वाई वो ये बोल रहे हैं कि वो ऑयल के प्राइसेस को गिरा नहीं सकते। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में संग्रहालय को इनॉग्रेट किया। ये संग्रहालय सभी प्राइम मिनिस्टर्स की एक लाइब्रेरी या एक म्यूजियम की तरह है, जहां पर उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। म्यूजियम का जो लोगो है उसमें धर्म चक्र को जो सभी लोग हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है, कुछ हाथ हैं जो उसको पकड़ के रखे हुए हैं। ये दिखाता है कि हमारा जो नेशन है और डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जो म्यूजियम की बिल्डिंग है वो 3 मूर्ति भवन के पास में है, जिसे आप ब्लॉक 1 भी बोलते हैं। फर्दर न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक 2 भी इसके पास में ही है, जहां पर हमें पहले का नेहरू म्यूजियम भी मिल जाता है। यहाँ पे सभी प्राइम मिनिस्टर्स की स्टोरी मिल जाएंगी, पर्सनल आइटम, गिफ्ट, कुछ ऐसी चीजें जो उनकी मेमोरी दिखाती हैं, कुछ स्टाम्प्स या स्पीचेस को भी डिस्प्ले किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव स्क्रीन्स, ये सब आपको इस म्यूजियम में मिलेंगे। आर्टिकल पॉइजन पिल के बारे में है। ट्विटर ने अभी हाल ही में ये कहा कि वो इलोन मस्क के होस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए पॉइजन पिल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे ऑफिशियली लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर्स राइट प्लान कहा जाता है। इलोन मस्क ने अभी हाल ही में कहा कि वो इंटेंशन रखते हैं कि वो ट्विटर को टेक ओवर करें या फिर ट्विटर को पूरी तरीके से खरीद लें। इसके लिए उन्हें ट्विटर के शेयर्स खरीदने होंगे। ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने अपना इंटेंशन दिखाया है पॉइजन पिल के इस्तेमाल को लेकर। पॉइजन पिल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कई सारी हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया हो या फिर कोई स्पाई, जासूस, जिसके पास बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो, जब वो किसी अथॉरिटी के हाथ लगता है तो वो इन्फॉर्मेशन उन तक पास ऑन ना हो, उससे बचाने के लिए वो एक पॉइजन की गोली का इस्तेमाल करता है। वो खा लेता है, अपनी जान दे देता है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को नहीं जाने देता। पॉइजन पिल का कुल मिला के मतलब ये निकला कि कुछ ऐसा जो आपको नुकसान करेगा, बट दैट विल बी फॉर ग्रेटर गुड। सपोज करिए एक स्पाई ने पॉइजन पिल का इस्तेमाल किया तो उसने खुद की जान तो दी, लेकिन उसने देश की इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं होने दिया। यहाँ पर पॉइजन पिल बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है, वो खुद नुकसान सहते हैं। ट्विटर पॉइजन पिल का जब इस्तेमाल करेगा तो इससे ट्विटर को लॉस होगा, नुकसान होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करके वो इलोन मस्क के होस्टाइल टेकओवर से बच जाएंगे। इसे ऑफिशियली शेयर होल्डर्स राइट प्लान कहा जाता है। इसके बारे में जिक्र कंपनी के चार्टर में भी हो सकता है, बाय लॉ में भी हो सकता है, या फिर शेयर होल्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी
तो हम पॉइजन पिल का यूज करेंगे कंपनी को बचाने के लिए। यहां पे कंपनी करती क्या है, कंपनी जो व्यक्ति टेक ओवर करना चाहता है कंपनी को, उसके लिए कंपनी को कम ल्यूक्रेटिव बना देते हैं, उसे ज्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं, या फिर टेक ओवर के प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है जो टेक ओवर करने का इंटेंशन रखता है उस व्यक्ति के लिए कंपनी को खरीदना। यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि अब वो कंपनी एक्वायरर के लिए अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगी कि वो उसको खरीदे। जो स्ट्रेटजी है उसके माध्यम से कंपनी करती क्या है, देखिए कई सारे तरीके इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, यहीं पर की पॉइंट है। अगर आप ना जानते हो तो एक डाइल्यूटेड शेयर या डाइल्यूटेड स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं और आपने उस कंपनी के 5 शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आप 5% के शेयर होल्डर हैं ना। कंपनी ने 100 और शेयर्स रिलीज कर दिए मार्केट में, अब कंपनी के पास 200 शेयर्स हैं, आपके पास अभी भी 5 शेयर्स ही हैं। आपका जो स्टॉक परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली घट के 2.5% हो जाता है। इसे स्टॉक डाइल्यूशन या डाइल्यूशन ऑफ स्टॉक कहा जाता है या डाइल्यूशन ऑफ शेयर कहा जाता है, जहां पे आप इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर रखते हैं लेकिन आपका जो स्टॉक परसेंटेज है वो गिर जाता है। इसका नुकसान नहीं होता समटाइम्स, बिकॉज कंपनी अक्सर ऐसा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए करती है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके 2.5% की जो शेयर की वैल्यू है वो आपके अर्लियर जो 5% शेयर थे उनसे ज्यादा हो जाए, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंड किया है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है। बट ऐसा होता है, इससे क्या होता है, अगर कंपनी ने ज्यादा स्टॉक्स मार्केट में डाल दिए तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका परसेंटेज गिर जाएगा। पॉइजन पिल में ऐसा किया जाता है, एक तो कंपनी और ज्यादा स्टॉक मार्केट में डाल देती है, ऐसा वो करने को लेकर ऑथोराइज्ड होते हैं, हालांकि लिमिटेशन होती है कि आप कितनी मैक्सिमम स्टॉक्स मार्केट में और बढ़ा सकते हैं या शेयर्स कितने ज्यादा जारी कर सकते हैं, उसका भी पूरा प्रावधान होता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका परसेंटेज गिर जाएगा। अब उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे 100% स्टेक्स को खरीदने के लिए। तो ये तो एक तरीका हो गया कि स्टॉक को डाइल्यूट कर देना या ज्यादा शेयर्स मार्केट में उतार देना। दूसरा तरीका ये होता है कि वो एक कैप लगा देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कंपनी का 15% से ज्यादा शेयर है तो वो डिस्काउंटेड रेट पर शेयर नहीं खरीद सकते और वो बाकी के शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। तो बाकी के लोग अपने शेयर्स को बेचने से ज्यादा नए शेयर्स को खरीदने में रुचि लेंगे, क्योंकि उन्हें जो वो शेयर्स हैं वो सस्ते मिलने लग जाएंगे। तो वो व्यक्ति जो टेक ओवर करना चाहता है, जिसके पास 15% से ज्यादा शेयर्स आ चुके हैं, अब उसे शेयर्स खरीदने को मिलेंगे ही नहीं। फर्दर अगर उन्होंने शेयर्स ज्यादा मार्केट में उतार दिए तो अब ज्यादा लोगों के पास शेयर्स होंगे। जब ज्यादा लोगों के पास शेयर्स होंगे तो कंपनी को खरीदना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले आपको 100 लोगों से डील करना था, लेकिन अब मार्केट में 200 शेयर्स हैं तो आपको 200 लोगों से डील करना पड़ेगा। अगर 200 लोगों ने उन शेयर्स को खरीद रखा है तो खरीदना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे कई तरीके अपनाए जाते हैं जिसे पॉइजन पिल का नाम दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक कंपनी खुद को बचाने की कोशिश करती है। तो पॉइजन पिल के कई तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। यहां पर कोशिश की जाती है कि सिर्फ उस शेयर होल्डर को ब्लॉक कर दिया जाए जो कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। तो इसमें वो सिंपली करते क्या है कि एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं, जैसे ट्विटर के केस में दैट इज 14.9%, कि जिस व्यक्ति के पास इससे ज्यादा शेयर्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स को नहीं परचेज कर पाएगा, खरीद नहीं पाएगा। तो बाकी लोग तो डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन जो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, जिस ज्यादा शेयर्स जिसको चाहिए, वो उसे ले नहीं पाएगा। फर्दर शेयर्स को डाइल्यूट भी कर दिया जाता है, एडिशनल जो शेयर्स है उनको मार्केट में निकाल के। तो जो व्यक्ति शेयर्स खरीद रहा है उसके शेयर्स का परसेंटेज भी गिर जाता है। ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है कि कोई इन्वेस्टर जो कंपनी को खरीदना चाहता है वो इस पॉइजन पिल को तोड़कर जो कंपनी है उसे टेक ओवर कर पाए। हालांकि आप कितने ज्यादा शेयर्स निकाल सकते हैं उसकी भी सीलिंग होती है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के शेयर्स आप गिरा दोगे या उसका परसेंटेज कम कर दोगे तो उसकी सीलिंग होती है, बट फिर भी वो ऐसा कर सकते हैं। इससे उस व्यक्ति के लिए जो परचेज होता है वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। हालांकि कई दफा ऐसा होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रही, जिसके तहत उसे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। कोई एक व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसे देने को तैयार है शेयर्स के लिए, और फिर भी जैसे कि जो ट्विटर की वैल्यू है वो 38 बिलियन के आसपास है और जो यहाँ पर इलोन मस्क हैं वो 45 बिलियन के आसपास देने को तैयार थे। अब शेयर होल्डर्स को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है लेकिन फिर भी कंपनी शेयर्स नहीं देना चाहती, तो इससे उनके इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं। तो दे कैन फाइल अ केस कि हम उनके जो हित हैं उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। इस मामले में थोड़ा बहुत जो पॉइजन पिल है वो इनफेक्टिव हो सकती है, बट फिर भी पॉइजन पिल कारगर साबित होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रेथेलाइजर के बारे में है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है कोविड-19 टेस्ट करने वाली इस डिवाइस को। ये एक व्यक्ति की सांस के सैंपल्स के माध्यम से पता कर सकता है कि वो कोविड-19 को लेकर पॉजिटिव है या निगेटिव। इस टेक्निक का जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन में, दैट इज गैस
क्रोमेटोग्राफी, गैस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यहां पर बेसिकली ये कुछ केमिकल मिक्सचर्स को आइडेंटिफाई करता है और 5 वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि वीओसी जो SARS-CoV-2 इन्फेक्शन में एक व्यक्ति की सांस में पाए जाते हैं उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वीओसी मार्कर्स जैसे उसे SARS-CoV-2 के मिलेंगे वो कंफर्म कर देगा कि उम्मीद है कि व्यक्ति पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो। उसके बाद मॉलिक्यूलर टेस्ट करके पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, एटलीस्ट एक आइडिया मिलेगा कि व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। बहुत बड़ा नहीं है, एक कैरी बैग जितना बड़ा है तो आसानी से कैरी कर सकते हैं और ऑफिसेज वगैरह में डॉक्टर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मिनट से कम समय में रिजल्ट दे देता है कि क्या संभावना है, व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है क्या। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू बॉब के बारे में है। हाल ही में एक स्टडी रिलीज की गई है ब्लू बॉब के बारे में। ब्लू बॉब के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसने आर्कटिक सी आइस जो वहां पर फैला हुआ है उसके पिघलने की दर में कमी की है। अक्सर हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसे कंसर्न सुनने को मिलते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या जो आइस सेल्फ है वो भी पिघल रहे हैं, लेकिन ब्लू बॉब इन ग्लेशियर्स को पिघलने से बचा रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन स्टडी का यह भी कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी दर से होता रहा तो ये ब्लू बॉब इन ग्लेशियर्स को पिघलने से बहुत समय तक नहीं बचा पाएगा। अब मन में सवाल आता है कि ब्लू बॉब है क्या। ये कोल्ड पैच है जो कि अटलांटिक ओशन में है, मतलब समंदर का एक ऐसा एरिया जो तुलनात्मक रूप से ठंडा है। क्यों ठंडा है और किस वजह से ऐसा होता है, इस संबंध में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। यह हमें आइसलैंड और ग्रीनलैंड का जो एरिया है उसके साउथ में मिलता है और इसके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है। सिर्फ इतना पता है कि 2014-15 के विंटर्स में वहां पर हमने कुछ डिटेक्ट किया कि बाकी एरियाज के तुलना में वहां पर जो टेम्परेचर है सी सरफेस का वो 1.4 डिग्री सेल्सियस कम था, यानी कि कोल्डर था। क्योंकि समंदर का टेम्परेचर बाकी जगहों की तुलना में कम होता है, ठंडा होता है, इसीलिए इस पूरे पैच को, इस पूरे एरिया को ब्लू बॉब नाम दे दिया गया। इसके सरफेस से जो भी हवा टकरा के गुजरती है वो ठंडी हो जाती है, इसीलिए वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड में जो बर्फ के पिघलने की दर है या ग्लेशियर्स के पिघलने की दर है उसे कम कर देता है। ब्लू बॉब कैसे मदद कर रहा है आर्कटिक सी आइस के लिए? 1995 से 2010 यानी कि 2010 के बीच में जो आर्कटिक रीजन है वहां पर वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ी और जो ग्लेशियर्स थे उनके पिघलने की दर 4 गुना बढ़ गई। 11 बिलियन टन आइस पर ईयर पिघलने लगी। लेकिन 2011 के बाद अचानक से यह दर कम हुई और इन ग्लेशियर्स के पिघलने की दर 5 बिलियन टन आइस पर ईयर आ गई। उसके बाद वैज्ञानिकों ने रुचि दिखाई और फिर उन्हें पता चला कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक पूरा पैच है जहां पर टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है। ये आर्कटिक सी आइस को पिघलने से थोड़े समय के लिए रोक रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक, अभी संज्ञान लेना ही होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बुलार्ड पुल टक्स के बारे में है। टक्स का मतलब बेसिकली खींचना होता है। तो तेब्मा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है पब्लिक सेक्टर कोशीन शिपयार्ड लिमिटेड की, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ओशन स्पार्कल लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 2 62 टन के बुलार्ड पुल टक्स बनाए जाएंगे। मतलब 62 टन बुलार्ड पुल होगा उनका। ये कैपेसिटी होती है किसी भी बुलार्ड पुल टग या जो शिप होता है उसकी खींचने की। तो बुलार्ड पुल जो है उसे किसी वेसल की पुलिंग पावर के तौर पे देखा जाता है, जहां पर हम हॉर्स पावर की जगह पे इस प्रकार के पुल का यूज करते हैं। ये बेसिकली थ्रस्ट होता है किसी भी एक इंजन का या उसके प्रोपल्शन सिस्टम का, जब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव ना कर रहा हो उस समय वो जनरेट करे। इसी थ्रस्ट का इस्तेमाल करके किसी भी बड़े शिप को खींचा जा सकता है, तो इसे ही हम बुलार्ड पुल कहते हैं। बुलार्ड पुल टक्स जिसे अभी बनाया जाएगा तेब्मा शिपयार्ड फैसिलिटी के द्वारा, ये जो बनाया जाएगा ये 33 मीटर का होगा, लंबा ये इतना होगा, 11.9 मीटर चौड़ा होगा, 12.5 नॉट की इसकी स्पीड होगी और कैपेसिटी 62 टन की होगी, या बुलार्ड पुल कैपेसिटी इसकी 62 टन की होगी। एक बार में ये 62 टन का थ्रस्ट जनरेट करेगा जो किसी शिप को खींच सकता है। कई बार शिप जो होते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं डाइफंक्शनल होने की वजह से, कई बार बहुत ही नैरो चैनल में वो जा नहीं पाते, तो फिर उन्हें या तो खींचने या धक्का देने की जरूरत पड़ती है। तो वो काम ये छोटे बोट्स करते हैं जिन्हें बुलार्ड पुल टक्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नमेंट ऑर्डर 111 के बारे में है, गो 111। एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट काफी ज्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर और तेलंगाना की सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वो इस ऑर्डर को क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि इससे आसपास के इकोसिस्टम को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो पहला सवाल, ये गो 111 ऑर्डर था क्या? ये गो 111 ऑर्डर उस समय जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे, ऑब्वियसली 1996 की ये बात है, 1996 की, उस दौरान गो 111 ऑर्डर आया था। गो 111 ऑर्डर के तहत जो भी ऐसी एरियाज हैं ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक्स के आसपास के, इनफैक्ट
उनके चारों ओर के 10 किलोमीटर के एरिया में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री, रेसिडेंशियल कॉलोनीज और होटल्स नहीं बनाए जा सकते थे। इट वॉज जस्ट टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ दीज एरियाज और लेक्स, ताकि वो आसपास का जो एरिया है, इकोसिस्टम है, वो प्रिजर्व रहे। इसी उद्देश्य से ये ऑर्डर आया था, गो 111 ऑर्डर। तो ये जो रिजर्वायर्स हैं, ये मूसी नदी जो है, जिसे आप मूसा या फिर मुकुंदा नाम से भी पुकारते हैं, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की, वहां पर बनाए गए ये दोनों ही जो डैम्स बने, उसी के रिजल्टेंट ये लेक्स तैयार हुए। इसका उद्देश्य हैदराबाद को फ्लड से बचाना था। जो लेक है वो 1911 से 14 के बीच में जो निजाम थे, मतलब उनका जो पूरा समय था उस्मान अली का, उन्हीं के दौरान ये जो लेक्स हैं वो डेवलप हुई थी। और उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए, उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए 1996 में गो 111 का ऑर्डर आ गया। या जो कृष्णा नदी है उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए, जो वहाँ के सीएम है उनका ये कहना है कि ये ऑर्डर बहुत पुराना है और अब आवश्यकता है कि हम इसको रिविजिट करें, इसको स्क्रैप करें। वहाँ का जो रियल स्टेट है, इससे उसको काफ़ी फायदा होगा, बिकॉज उन्हें कंस्ट्रक्शन के लिए और जगह मिलेगी। खैर, इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को इससे नुकसान होने की संभावना रहेगी। कृष्णा नदी की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है, यानी कि सतारा में। ये सेकंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। मतलब पेनिनसुलर इंडिया वो जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली पहली सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, सेकंड है कृष्णा। ड्रेनेज, ये 303 किलोमीटर फ्लो करती है महाराष्ट्र में, 480 किलोमीटर नॉर्थ कर्नाटका में, और 1300 किलोमीटर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, येरला, वर्ना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा। ये इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, दीनानाथ मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी के पिता रहे, उन्हीं के नाम पर ये पूरा जो अवार्ड है वो नेम किया गया है। बेसिकली दीनानाथ मंगेशकर जी का एक ट्रस्ट है, वही इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट कर रहा है। पहले जो रेसिपिएंट हैं इसके, वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इसे साल में एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हो अपने देश के लिए, लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी को इस बार इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये जो लीजेंडरी सिंगर रही लता मंगेशकर जी, उन्हीं की याद में इंस्टीट्यूट किया गया, जिन्होंने 2022 में 19 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर जी ने, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता था, उन्होंने 5000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा गाने तो हिंदी लैंग्वेज में हैं और 36 रीजनल फिल्म्स में भी उन्होंने गाने गाए हैं। उन्हें मिले हैं कई सारे अवार्ड्स, जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न, डॉटर ऑफ नेशन अवार्ड, 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड्स और बहुत सारे अवार्ड्स के नाम तो आप गिन ही नहीं पाओगे, इतने अवार्ड्स लता मंगेशकर जी को दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्ट्रॉन्टियम के बारे में है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने यह बोला कि उनके ऊपर हुआ था साइबर अटैक रशियन नेशन स्टेट हैकिंग ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम है स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रॉन्टियम बेसिकली रशिया का स्टेट हैकिंग ग्रुप माना जाता है। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे रशिया के फेवर में हैकिंग्स वगैरह करी हुई हैं। वो अक्सर ईयू के ग्रुप्स को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को या फिर जो यूक्रेनियन मीडिया हाउसेस हैं उनको हैक करते रहते हैं। और तालिबान के सपोर्ट में भी इन्होंने हैक किया, बिकॉज रशिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा था एट दैट टाइम। इनके कई सारे और नाम हैं, जैसे कि फैंसी बियर, सार टीम, पॉन स्टॉर्म, सोफेसी, सैडनेट, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 28 यानी कि APT 28। ये काफ़ी एक्टिव और प्रोलिफिक साइबर एस्पोनेज ग्रुप है। ये हैक करके डेटा चुराते हैं और ये 2000 के बाद से बहुत ही हाईली एक्टिव ग्रुप रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये GRU से जुड़ा हुआ है। GRU बेसिकली रशियन आर्म फोर्सेस का एक मेन मिलिट्री इंटेलिजेंट विंग है। हर मिलिट्री के पास अपनी एक इंटेलिजेंट विंग होती है, तो रशियन मिलिट्री के पास जो उनकी इंटेलिजेंट विंग है उसका नाम GRU है। और ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रॉन्टियम को GRU ने ही स्टैब्लिश किया है रशिया के लिए एस्पियोनेज करने के लिए या फिर हैकिंग करने के लिए। ये कई सारे डाइवर्स मालवेयर और मैलिशियस टूल्स रिलीज करते हैं, जिसमें पास्ट में इस्तेमाल किए गए टूल्स रहे हैं एक्सटर्नल, SPLM, गेमफिश या फिर ज़ेब्रोसी, जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने अपने टारगेट्स को अटैक किए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में आर्किटुरस थेरेपेटिक होल्डिंग्स के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये अपने 3 फेज के ट्रायल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैसेंजर RNA के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी एक दफा बताया था। जो वायरसेस होते हैं उनके पास होती हैं स्पाइक्स, जैसे कि कोरोना वायरस की एक बहुत ही पॉपुलर इमेज आपने ये देखी होगी। ये स्पाइक्स कुछ प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें DNA और RNA भी शामिल होते हैं। ये स्पाइक्स जाके हमारे जो सेल्स होते हैं उनके साथ खुद को कनेक्ट कर देते हैं और इस कनेक्ट करने के बाद इस सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद ये जो इन्फेक्टेड सेल होती है ये इनके लिए एक वायरस जनरेटिंग कंपनी की तरह वर्क करने लगती है और फिर यहां से कई सारे और वायरस जनरेट होते हैं।
यहाँ पे अगर हमें वैक्सीन चाहिए तो बेसिकली हम इसी वायरस को फेंटेड फॉर्म में या फिर डीएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में डालते हैं और फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करता है। बाद में जब एक्चुअल अटैक होता है तो चूंकि वो तैयार होते हैं इस प्रकार के वायरस को लेकर, बिकॉज उनके पास ऐसी वैक्सीन गई होती है, वो आसानी से इस वायरस के खिलाफ लड़ पाते हैं। लेकिन एक्चुअल वायरस का वैक्सीन बना पाना ये एक लंबा प्रोसेस होता है, खर्चीला होता है। फर्दर जब आप एक एक्चुअल वायरस किसी व्यक्ति की बॉडी में डाल रहे होते हैं तो वो 2-3 दिनों के लिए उस व्यक्ति की तबीयत को भी खराब कर देता है। इसका एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हम पूरे वायरस पे फोकस करें ही क्यों, हम फोकस इस स्पाइक पे क्यों ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही खुद को लिंक कर रहा है सेल के साथ और इन्फेक्शन फैला रहा है। तो हम यहां पर जो mRNA वायरस होता है इसमें से स्पाइक पे फोकस करते हैं और इसके आरएनए सीक्वेंसिंग को स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली हम एक मैसेंजर आरएनए तैयार करते हैं इस स्टडी की मदद से और उस mRNA को हम एक वैक्सीन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं। अब सेल्स के पास पहुंच जाते हैं ये mRNA। तो जब ये mRNA ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस mRNA को लेकर एक्टिवेट हो जाता है और फर्दर जब रियल अटैक होता है और इस प्रकार के mRNA वाले स्पाइक एग्जिस्टेंस में आते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार होती है। ये जो वैक्सीन होती हैं ये जल्दी बन जाती हैं, कम समय में बन जाती हैं, ये खर्चीली कम होती हैं और चूंकि ये पूरा वायरस नहीं होता तो ह्यूमन बॉडी को कुछ समय के लिए जो बीमारी का एहसास होता है, नुकसान होता है, वो भी नहीं हो पाता। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं काफी ज्यादा, मतलब अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। इनके छोटे डोजेस भी काम कर जाते हैं, दैट्स वाई इन्हें स्टोर करना आसान होता है, उनकी कॉस्ट भी कम आती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में है। 2022 की एनुअल रिपोर्ट को अभी हाल ही में रिलीज किया गया USCIRF के द्वारा। ये यूएसए की रिपोर्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा कवरेज मिलता है इस रिपोर्ट को क्योंकि ये हर साल रिलीज होती है। दुनिया भर के कई सारे देशों को ये संज्ञान में लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने एक बार फिर से रिकमेंड किया है कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC, और ऐसा ये तीसरी बार रिकमेंड कर रहे हैं। USCIRF ये एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी है यूएसए के गवर्नमेंट के लिए, जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से अलग काम करती है। ये इवेलुएट करते हैं दुनिया के 27 देशों में कि क्या वहां पर रिलीजियस फ्रीडम अच्छी तरीके से लोग एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वायलेशंस तो नहीं हो रहे हैं, और इन वायलेशंस को वहां का स्टेट यानी कि गवर्नमेंट टॉलरेट तो नहीं कर रही है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। रिपोर्ट का फोकस प्राइमरली 2 आधारों पर होता है। पहला कि वो देश जो कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न है, जहां पर रिलीजियस फ्रीडम को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 का भी वायलेशन हो रहा है, और वहां का स्टेट यानी कि गवर्नमेंट उस चीज को टॉलरेट भी कर रही है। दूसरा होता है स्पेशल वॉच लिस्ट, मतलब वो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं करते कि उन्हें CPC में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी रिलीजियस वायलेशंस वहां पर भी हो रहे हैं, तो वो इंडिया को अक्सर इस लिस्ट में डालने की बात करते हैं। इनकी रिकमेंडेशन यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स में इसे काफी तवज्जो दी जाती है। की फाइंडिंग्स में 2 बार पहले भी इंडिया को इस लिस्ट में रखने की रिकमेंडेशन इस एंटिटी ने दी थी, और ऐसा वो कहते हैं कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम का मैसिव स्केल पे वायलेशन होता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिजिटल इंडिया रिस्क वी के बारे में है, RISC आप बोल सकते हो। इंडिया ने भी हाल ही में डिजिटल इंडिया रिस्क वी, जिसे आप DIRV भी बोल सकते हो, वो लॉन्च किया है। एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम नेक्स्ट जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस हो गई, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ऑटोमोटिव्स हो गए, IoT या माइक्रो कंट्रोलर जो भी डिवाइसेस हैं उसमें हम अक्सर माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं डिजिटल इंडिया रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर या DIRV के बारे में। इसके माध्यम से हम माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए इंडिया को एक हब बनाना चाहते हैं। 2030 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस पूरे सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। यहाँ पे स्टार्टअप, एकेडमिया और मल्टीनेशनल एंटिटीज एक साथ मिलकर आएंगी और भारत को हम माइक्रो प्रोसेसर के एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार करेंगे। IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर V कामाकोती, वो इसके चीफ आर्किटेक्ट रहेंगे इस प्रोग्राम के, और CDAC के श्री कृष्ण कुमार राव इस प्रोग्राम के मैनेजर रहेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनंगताल के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर अर्जुन राम मेघवाल जी ने एक मिनी लेक जो अनंगताल है, न्यू दिल्ली में मेहरौली वाले रीजन में है, वहां को विजिट किया। ये बनाया गया था 1052 AD में, यानी कि 1052 AD में। दिल्ली के जो फाउंडर माने जाते हैं महाराज अनंगपाल तोमर जी, उन्हीं के द्वारा इस ताल को भी बनाया गया था। राजस्थान के साथ अनंगताल का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिकॉज महाराजा अनंगपाल जी जो फाउंडर माने जाते हैं दिल्ली के, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। अनंगपाल II, इन्हें ही अनंगपाल तोमर के नाम से पुकारते हैं, और
इन्होंने ही 11वीं सेंचुरी में दिल्ली के इस पूरे रीजन को पॉपुलेट करा था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गार्बोलॉजी के बारे में है। गार्बेज को ट्रीट करने की जो मैकेनिज्म है, जो साइंस है, दैट इज गार्बोलॉजी। यहां पर वेस्ट को उसके सोर्स पे, अभी देखिए जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि वेस्ट को उसके सोर्स से सेग्रीगेट करना, उसकी कंपोस्टिंग कैसे होती है, जो रेजिन होता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है प्लास्टिक का, उसकी कोडिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। कुल मिला के गार्बोलॉजी के जो भी लेसन्स हैं उन्हें स्कूल के सिलेबस में डाला जाएगा, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो इस प्रकार के मैकेनिज्म को समझ सकें और वेस्ट मैनेजमेंट को साइंटिफिकली एड्रेस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी रखें। तो जो गार्बोलॉजी है वो मॉडर्न कल्चर है जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि गार्बेज को हमें कैसे हैंडल करना है। अगर हम इसे एकेडमिक डिसिप्लिन का हिस्सा बना देते हैं तो फिर इसके लिए जो भी समझना होगा आने वाली जनरेशन के लिए वो काफी आसान हो जाएगा। वैसे इसकी शुरुआत एकेडमिक डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में की गई थी। जो विलियम रैथजे थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में अगला आर्टिकल है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया। रिपोर्ट का नाम है स्पेशल 301। ये रिपोर्ट आईपीआर के स्टेटस को इवेलुएट करता है दुनिया भर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कौन सा देश कितना सीरियसली लेता है, इस रिपोर्ट में उसे ही वो मेजर करते हैं। ये देखते हैं कि अमेरिका का ऐसा कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर है जो अमेरिका के आईपीआर राइट्स को सिक्योर करता है, रेस्पेक्ट करता है, और कौन नहीं करता है। इनके निशाने पर इंडिया तो हमेशा सही रहता है, बिकॉज इंडिया की मजबूरियां हैं कि वो आईपीआर राइट को वायलेट कर ही देता है। इसके बेसिस पे वो कंट्रीज को दो लिस्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज, मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अक्सर तोड़ा जाता है और उन पर यूएसए को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और दूसरा होता है वॉच लिस्ट कंट्रीज, मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को फॉलो कम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी भी इस वॉच लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो देखिए जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज हैं उनमें कई सारे देशों के ये नाम रखते हैं, दैट इज अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, वेनेजुएला। ये सभी देश इनकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में होते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।